सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। जो आज मेहनत करेगा वही कल सफलता का आनंद उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी सुपर प्राइम टाइम शो, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे से पहले ही जनमत में। और हर खबर पर पोल बनता है जहां पर आप वोट करते हैं। चलिए, मैं चाहूंगा हम बड़ी वाइड स्क्रीन लेते हैं, वाइड फ्रेम लेते हैं और आपको विस्तार से समझाते हैं आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो मुद्दे समझाने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, मोदी ट्रंप एक साथ है मोदी ट्रंप। और अब क्या होने वाला है? विपक्ष को मिर्ची लगी तो लगी, लेकिन चीन को, पाकिस्तान को मिर्ची कैसे लगी, इसका भी विश्लेषण होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब राणा नहीं बचेगा, यानी तहव्वुर राणा नहीं बचेगा, और उसको भारत के प्रत्यर्पण की जो बात है वो फाइनलाइज हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिर अफजाल पर मुकदमा, अफजाल अंसारी पर मुकदमा, भाई क्या कह दिया महाकुंभ को लेकर कि मुकदमा हो गया, वो आपको जानना है तो जनमत में भी बताएंगे। और फिर मदद करो डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। तो ये किसने मदद की गुहार लगाई है डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से, हमारे प्रधान संपादक से, ये भी आपको हम विस्तार से आज समझाएंगे। चलिए, सभी से आपको एक बात मैं बताऊं कि सबसे पहले जो हम खबर ले रहे हैं वो एक ऐसी थोड़ी दुखद भी खबर है, लेकिन उसको बताना बेहद आवश्यक है। देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताएं। ये लाइनें कभी शिक्षक और छात्र के लिए कही जाती थीं, लेकिन आज हालात कुछ और ही हैं। जी हां, मामला बिहार के बगहा से सामने आया है, जहां एक मासूम की हत्या स्कूल परिसर में हो जाती है और शासन प्रशासन शांत रहता है। और यह खूनी खेल खेला गया चौतरवा के आरसी इंटरनेशनल स्कूल में। 9 साल के साहिल राज का क्या कसूर था? क्या इस स्कूल में एडमिशन लेने की इस बच्चे की सबसे बड़ी गलती थी? 20 दिसंबर 2024 को दाखिला होता है और 9 जनवरी 2025 को बच्चे की मौत होती है। बच्चा स्कूल के ही हॉस्टल में रहता है। 9 जनवरी 2025 को शाम 4:30 पर अभिभावक को हॉस्टल से कॉल आता है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। परिजनों को जानकारी दी गई कि मृत्यु फुटबॉल खेलने के दौरान चोट लगने से हुई है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावक को बताया कि बच्चे को हम बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन परिजन जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, बच्चे को सामने मृत पाते हैं और उसके पास स्कूल प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल पहुंचने से 4 घंटे पहले ही बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। उसके शरीर पर 19 जगह इंजरी हुई थी। अब इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। बच्चे के सिर के पिछले हिस्से को बुरी तरह से कुचला गया है। उसके होठ पर कट का निशान भी था। दांत टूटे हुए थे और नाखून काले पड़े थे। शरीर पर जगह जगह चोट, कट तथा कुचले जाने के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी नन्ही सी जान को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया हो। पोस्टमार्टम करने वाले के भी हाथ कांप गए होंगे इस मासूम पर हुए अत्याचारों को लिखते लिखते। लेकिन कमाल है, सोया हुआ प्रशासन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक इस मासूम के कातिलों को ढूंढ ही नहीं पाया। क्या इस सच को छिपाने के लिए किसी ने भारी फीस जमा की है, या फिर कोई बड़ा कद्दावर और हिस्ट्री शीटर इन सब के पीछे है? सवाल यह भी, क्या गलती थी इस मासूम की जो इतनी निर्ममता से मौत की नींद सुला दिया गया? क्या कुछ ऐसा राज इस कोमल हृदय में थे जिसके बाहर आने पर कोई प्रतिष्ठित, यानी कोई जो एकदम जानकार हो, उसकी आन बान शान खतरे में आ जाती? आखिर एक 9 वर्ष के मासूम के साथ इतनी बर्बरता किसने की और क्यों की? और ऐसी बर्बरता एक बच्चे के साथ कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर की इंसानियत मर जाए, क्योंकि इस घटना के बारे में बताने से ही मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। तो क्या बीती होगी, सोचिए, उन माँ बाप पर जिन्होंने अपने इकलौते मासूम को इस हाल में मृत अवस्था में देखा होगा। ये आप और हम ना सोच सकते हैं, ना ही अंदाज लगा सकते हैं। अब अपने बच्चे की बर्बरता से हत्या के बाद मासूम के माता पिता ने फैसला किया है कि वो भी आत्मदाह करेंगे। मासूम के माता पिता का कहना है कि हार इकलौता जो है बेटा जो है हमारे पास नहीं रहा, तो अब हम जी कर भी क्या करेंगे? अब जब इकलौता बेटा नहीं बचा तो हम जी कर करेंगे तो क्या करेंगे? ये दुखद कहानी बताना इसलिए भी आवश्यक था
ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिले। हालांकि ये बच्चा नहीं जीवित रहा, लेकिन इसके माँ बाप को तो इंसाफ मिले, वो ये ना सोचें कि वो अकेले हैं। सुदर्शन न्यूज़ उनके साथ है इस लड़ाई में, और जब तक कार्रवाई नहीं होती हम इस खबर को लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई 9 साल के मासूम से इतनी घिनौनी बर्बरता आखिर कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। आइए आपको इस छोटे से बच्चे की जिसकी हत्या की गई, इसके पिता की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। बच्चा 9 साल का था। आरसी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चौतरवा में हम हॉस्टल में रखे हुए थे। 20 नवंबर को एडमिशन करवाए और 9 जनवरी को उन्होंने 4:30 के करीब में उस स्कूल के एक टीचर ने हमारे पास फोन किया कि आपका बाबू मतलब गिर गया है, फुटबॉल से चोट लग गया उसको। आप लोग यही देखिए, मेरा ये 9 साल का बच्चा है और उसके बाद से बोला जा रहा है कि फुटबॉल से चोट लगा है। फुटबॉल से आप लोग देखिए कि फुटबॉल से ये चोट है, फुटबॉल से ये चोट लग सकता है क्या? आप लोग देख सकते हैं। फुटबॉल से इस तरह मान सकते हैं कि मतलब ट्रॉली में लड़ गया, उसको मान सकते हैं कि मुंह पे चोट लगेगा, पीठ पीछे तो नहीं लग सकता है। पीठ पीछे इतना दर्द है, यही मेरा बाबू था। ये मान सकते हैं कि फुटबॉल से चोट खा के और गिर गया तो मुंह से नाखून आ गया। और ये क्या है आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं। ये पीट पीट के उसको हत्या किया गया। मेरी 3 लड़की और एक बाबू था मेरा। इतना तपस्या किए थे बाबू के लिए। अब मेरा बुढ़ापा का सहारा वही था। अब कौन मेरा बुढ़ापा का सहारा बन सकता है? मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, बगहा प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग वहां से बेतिया आए हैं, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो 1 लाश गया है, अब 2 लाश के लिए तैयारी रहेंगे वो लोग। हम लोग भी मर चुकेंगे अपने बाबू के लिए। हम लोग को न्याय चाहिए, बस यही हमसे आप लोगों से अनुरोध है कि हमको न्याय दिलाया जाए। मेरे बच्चे के लिए, मेरा एकलौता पुत्र था, मेरी 3 लड़की थी। हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? पीट पीट के हत्या किया गया है मेरे बाबू को। आप लोग देख सकते हैं इसके पीठ पीछे का निशान। आप लोग एक माँ का दर्द समझते होंगे तो आप लोग देख लीजिए ये क्या है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बता रहा है कि इसमें इतना मतलब हड्डी टूटा हुआ है, सब कुछ है। आप लोग पढ़ के बता सकते हैं। हम लोग के पास सब सबूत है मेरे पास। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मेरा बेटा साहिल राज 9 साल का आरसी इंटरनेशनल स्कूल चौतरवा में 20 दिसंबर को एडमिशन हम लोग कराए थे और 9 जनवरी को हमारे बच्चे को हत्या करके और उसका लाश हम लोग हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। और इकलौता बेटा था 3 लड़की के बाद में। और बगहा से जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला पे प्रशासनिक अधिकारी डीआईजी साहब तक मिला गया, लेकिन कोई न्याय नहीं दिलवाया। बस खेल कूद का मामला बता के लिपापोती कर दिया गया है। न्याय नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग कहाँ जाएं? बिहार से अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। अब हम लोग दोनों आदमी पति पत्नी आत्मदाह कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। नीतीश जी से यही अनुरोध है कि वो इसको उच्च स्तरीय जांच करवाएं, नहीं तो हम लोग पति पत्नी आत्मदाह करेंगे। अब नीतीश सरकार जी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग ये खबर तो क्या कहूँ, पढ़ने लायक भी नहीं है कि भाई इसको बताने लायक भी नहीं है। बेहद दुखद। सोचिए माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्होंने कहा कि आत्मदाह कर लेंगे। चलिए इस खबर के आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी की बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने दौरे के पहले दिन ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकातों का यह सिलसिला अमेरिकी खुफिया सेवाओं की निदेशक यानी तुलसी गाबार्ड से आरंभ हुआ और इसके बाद पीएम मोदी ने भारत के मित्र माने जाने वाले अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट से भेंट की। पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के आप जो तस्वीरें आपको, चलिए 6 तस्वीरें महत्वपूर्ण, वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर वो 6 तस्वीरें कौन सी हैं। वो भी आप देखिए, जानिए कि भाई क्या कुछ वहां पर हुआ और पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको हम बताते हैं। अब ये लिखिए, ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिका पहुंचने पर ये देखिए पीएम मोदी का स्वागत होता है, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होती है और उसके बाद भारत वापसी की ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने दिखाई। ये 6 विंडो कहते हैं इसको हम लोग, आपको दिखाने के लिए कि भाई भारत की बढ़ती साख का ये एक नमूना है।
और आप देखिए कैसे ये पीएम मोदी फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में एआई समिट में भाग लेते हैं, उसके बाद फिर पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाके हस्ताक्षर, देखिए कई मुद्दों पर जो है सहमति बनती है। और उसी के साथ साथ आप ये देखिए, ये दोस्ती की मिसाल कोई एक दोस्त से बेहतर कोई उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुर्सी पीछे की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे तो वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है। और ट्रंप से मुलाकात की, वो कह रहे हैं कि आई मिस्ड यू, उनको मिस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये बात भी सामने आई है। और फिर अंततः भारत के लिए रवाना। चलिए 6 तस्वीरें आपको दिखाए डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, और ये खास क्यों है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको, चक्र ग्राफिक्स जो है आपको हम विस्तार से समझाते हैं, आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आए। देखिए ये देखिए, तहव्वुर राणा, टैरिफ, मिशन 500, आतंकवाद, ट्रेड यानी कि व्यापार और डिफेंस, ये 5 1 2 3 4 5 6 कई मुद्दे जो हैं, ये 6 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो गया। टैरिफ को लेकर चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई जैसे को तैसा मैं करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, दोस्ती अपनी जगह। मिशन 500 की बात भी यहां पर, आतंकवाद को लेकर भी रुख सख्त है, क्योंकि तहव्वुर राणा कौन है, पाकिस्तानी आर्मी का व्यक्ति था, तो ये लिंक्स हैं। ट्रेड को लेकर भाई व्यापार बढ़ेगा, ये संदेश पीएम मोदी की तरफ से। डिफेंस को लेकर F-35 विमान के लिए एक तरीके से रास्ता साफ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने की योजना पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिरोध पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी से मुलाकात के इतर ट्रंप ने कहा था कि वो व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो वो देश, मतलब जो वो देश होता है अपने अमेरिकी आयात पर लगाता है, यानी जैसे को तैसा। आप अमेरिका को टैक्स लगाएंगे, अमेरिका आप पर टैक्स लगाएगा, जितना आप लगाएंगे उतना अमेरिका लगाएगा। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे कि भारत में बांग्लादेशी आते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पीएम मोदी ने इस मामले में जारी आपराधिक गिरोहों के खिलाफ दोनों मुल्कों को साथ मिलकर काम करने की अपील की है। अब क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई थी। इसके सवाल पर पीएम मोदी ने, सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की अहम भूमिका होगी। इस बार भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीएम मोदी और मैं ऊर्जा पर एक अहम समझौते पर भी पहुंचे हैं, जो ये सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका भारत को तेल और प्राकृतिक गैस का अग्रणी सप्लायर जो है वो बने। उम्मीद है कि हम नंबर 1 सप्लायर बने। अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए अभूतपूर्व विकास में भारत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी का स्वागत करने के लिए कानूनों में सुधार भी कर रहा है, जो भारतीय बाजार में उच्चतम स्तर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अरबों डॉलर की मिलिट्री सप्लाई बढ़ाने के लिए जो है भारत से बात कर रहे हैं, और F-35 जो मैंने पहले बताया था फाइटर प्लेन प्रदान करने की बात भी है। मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक यानी तहव्वुर राणा और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, ताकि उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़े। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। इस पर विदेश सचिव की तहव्वुर राणा के भारत लाने को लेकर कुछ औपचारिकताएं जो है वो बची हैं और उसे पूर्ण किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये क्या जो युद्ध की भूमिका पर जो सवाल पूछा जाता है क्या कुछ होगा, तो उसकी बहाली के लिए भी पहल की है। राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर ट्रंप बात करते हैं और भारत का जो न्यूट्रल पक्ष है उसका भी हर कोई स्वागत ही करता है, और शांति की जो बात भारत करता है वो सभी को पसंद आती है। युद्ध में किसी का कोई लाभ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने और पीएम मोदी के लिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमारे साथ होना बहुत सम्मान की बात है। वो लंबे समय से हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान इस संबंध को बनाए रखा।
हमने अभी फिर से शुरुआत की है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पहला ये कि हमारे बहुत सारे तेल और गैस जो है खरीदने की संभावनाओं के बारे में भी एक बातचीत है। हमारे पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेल और गैस है, उन्हें इसकी आवश्यकता है और हमारे पास ये है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि यहाँ आते ही मेरे मित्र ने मुझे पुरानी अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम की याद दिला दी, जहाँ हमने एक बड़ी रैली की थी। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप और ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, ये दो बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी हमारे यहाँ के हर कोने में सुनाई देती है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई देने में ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि आपके दूसरे कार्यकाल में हम और भी अधिक गति से काम करेंगे। जैसा कि मैंने भारत के लोगों से वादा किया है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना गति से काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अगले 4 सालों के दौरान हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में दोगुनी गति से काम करेंगे। बांग्लादेश संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और साथ ही बांग्लादेश संकट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। तो देखिए, ये रवैया पीएम मोदी के लिए भी बिल्कुल क्लियर है कि आप समझ जाइए कि हमें यहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि एक साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे तो ही हमें यहाँ पर लाभ होगा। तो चलिए, इस पर भी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप नए सिरे से अमेरिका की विदेश नीति संवारने में जुट गए हैं, जिस पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात और इस मुलाकात में दोनों हस्तियों के बीच दिखी दोस्ती ने अब भारत के दुश्मनों के कान खड़े कर दिए। दोनों वैश्विक नेताओं की मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय संतुलन, व्यापार, रक्षा, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस दौरान बांग्लादेश को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया, उसने बांग्लादेश में बैठे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों की नींदें उड़ा दी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार के दौरान अमेरिका के डीप स्टेट से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप के इस बयान से साफ है कि भारत बांग्लादेश के मामले में खुलकर फैसले ले सकता है, जिस पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी जानकारी दी है। This was a subject that was discussed between the two leaders and the Prime Minister shared his views and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका से इनकार कर दिया हो, लेकिन इस बात के साक्ष्य कि बार-बार सामने आ चुके हैं कि हो न हो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, सोरोस फैमिली और मोहम्मद यूनुस के इस तिगाड़े ने ही बांग्लादेश। चलिए, ये देखिए, हमने आपको थोड़ा सा रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न भी पूछा कि मोदी ट्रंप की मुलाकात से दुश्मनों में है खलबली। हाँ या ना में जवाब देना है और ये लीजिए, 97-97% लोगों ने कहा हाँ खलबली मची है, 3% लोगों ने कहा ना। था कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं है, मूर्ख मत बनिए, पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो मत करिए, अपने बच्चों को संस्कार दें और उनको बताएं कैसे हमारे वीर जवान आज के दिन बलिदानी हुए थे और आज मातृपितृ पूजन दिवस भी है। चलिए मैं खबर आपको बताता हूं, याद दिलाता हूं उन वीर बलिदानियों की। आतंकियों की कायरता का वो दिन 14 फरवरी 2019, आतंकियों की कायरता का वो दिन जिस दिन भारत ने अपने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ जिससे पूरा देश जो है वो झकझोर कर रख दिया था। एक आईईडी से भरी कार सीआरपीएफ के जवानों की बस से टकराई और कुछ ही सेकंड में मौत का मंजर बन गई। 40 वीर सपूतों की जो बलिदान है उसने पूरे देश को गुस्से और दुख से भर दिया और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली।
जिसने दावा किया कि उनका फिदायीन आदिल अहमद डार इस हमले का जिम्मेदार था। सीआरपीएफ पर हुआ यह हमला कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस 6वीं बरसी पर हम आपको इस हमले की साजिश और बदले की पूरी कहानी फिर से याद दिलाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3 बजे के करीब सीआरपीएफ का एक काफिला 78 गाड़ियों में 2500 से ज्यादा जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके में जैसे ही यह काफिला पहुंचा, एक एसयूवी तेज रफ्तार से बस की तरफ से, यानी एक गाड़ी तेज रफ्तार से बस की तरफ बढ़ी। इस कार में 350 किलो विस्फोटक भरा था। विस्फोट इतना तेज हुआ कि सीआरपीएफ की बस के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर चारों तरफ खून, धुआं और चीख पुकार मच गई। इस दिल दहला देने वाले हमले में 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। यह हमला इतना भयानक था कि कई जवानों के शवों की पहचान भी ना हो पाई, इतना मुश्किल हो गया था। हमले के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाला आतंकी आदिल अहमद डार पुलवामा का ही रहने वाला था। वो 2018 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था और पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद उसे ये फिदायीन हमला करने के लिए भेजा गया। हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की, जिससे ये साफ हो गया कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ और आतंकी मोहम्मद उमर फारूक का नाम सामने आया। भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। 26 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज 200 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुसकर 1000 किलो बम गिराए और 300 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई सख्ते में आ गई। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला गया और 27 फरवरी को जवाबी हमला किया, जिसे भारत की वायुसेना ने नाकाम कर दिया। इसी दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन उनका MiG-21 भी क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। पाकिस्तान ने उन्हें कैदी बना लिया, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण 3 दिन बाद अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। पुलवामा हमला क्यों था इतना बड़ा झटका, ये जान लीजिए। पुलवामा अटैक सीआरपीएफ पर पिछले 9 साल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इससे पहले अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में 76 जवान बलिदानी हुए थे। 2016 के उरी हमले, जिसमें 19 जवान बलिदानी हुए थे, के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और 3700 करोड़ रुपयों के पाकिस्तानी सामान पर 200% टैक्स लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की और पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया। हर साल 14 फरवरी को भारत उन 40 बलिदानियों को याद करता है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पुलवामा हमले ने न केवल भारतीय सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का सबक दिया, बल्कि देश की नीति में भी बड़ा बदलाव लाए। चलिए, खबर भी आपको हमने बताई, लेकिन इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको हम बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आतंक के खिलाफ हमेशा अडिग रहेगा भारत। 99% लोगों ने कहा हाँ, 1%, केवल 1% लोग कहते हैं ना। बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर जो अपडेट आया है कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो आंकड़े भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि भव्य दिव्य महाकुंभ, ये लीजिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड, डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पार हो चुका है। दुनिया का पहला आयोजन जहां 50 करोड़ से अधिक मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बना महाकुंभ। जितनी दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या नहीं, उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा देखिए। डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ पार और दुनिया का पहला आयोजन जहां 50 करोड़ से अधिक
लोग आए और मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बना है महाकुंभ। जितनी दुनिया के बड़े देशों की जनसंख्या नहीं, उससे ज्यादा का ये आंकड़ा है। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार हो चुका है। तो आए दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित होता है प्रभु के आशीर्वाद से, भोले शंकर के आशीर्वाद से, मां गंगा के आशीर्वाद से। और ये महाकुंभ में आंकड़ों का देखिए, महाकुंभ में योगी सरकार के प्रबंधों से महाकुंभ 2025 बना है और सबसे बेहतरीन। और महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर देखिए कितना आंकड़े भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3.5 करोड़ तो मकर संक्रांति पर स्नान, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, 7 करोड़ प्लस यहाँ पर भी आंकड़ा है। और 12 दिन पहले ही स्नानार्थी पहुंचे। और देखिए योगी सरकार के प्रबंधों से महाकुंभ 2025 बना बेहद खास। और पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़ ने किया स्नान, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ ने स्नान यहाँ पर किया है। 7 करोड़ से अधिक, 7 करोड़ 64 लाख मौनी अमावस्या पर। ये आंकड़े पर आंकड़ा। बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में बात करेंगे वक्फ के अत्याचार की। ध्यान से सुनिएगा, एक गरीब दुकानदार के साथ हो रहे अन्याय की, जिसने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से मदद मांगी है। हम बात कर रहे हैं भाग्यनगर के एक गरीब दुकानदार महावीर सिंह की, जो आज महावीर के साथ हो रहे वो जो कल आप देखिए, आजकल जो उसके साथ हो रहा है आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए इस खबर के जरिए हम महावीर सिंह की मदद के साथ साथ आप सभी को जागरूक और सचेत भी करना चाहते हैं। महावीर सिंह जो कि भाग्यनगर में एक वक्फ बोर्ड की दुकान के किराएदार हैं, पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि 2012 में मस्जिद कमेटी के कुछ लोगों ने उनकी दुकान को धोखे से तोड़ दिया और अब उनसे 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ये देखिए, पहले उनकी दुकान तोड़ी गई और उनका रोजगार नष्ट किया गया और फिर उन्हीं से 10 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है, वसूली। देखिए, महावीर सिंह का कहना है कि इस अवैध मांग को जायज ठहराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जा रहा है। और साथ ही महावीर सिंह का ये भी कहना है कि वे एक गरीब व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज ये कहता है कि गरीब हो या अमीर, किसी से भी इस तरीके की अवैध वसूली क्यों ही ली जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के इस अत्याचार से प्रताड़ित होकर इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने 2021 में तेलंगाना हाईकोर्ट में मामला दायर किया। हाईकोर्ट ने 2021 से 2024 तक 3 बार उनके पक्ष में आदेश जारी किए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें न्याय नहीं मिला। अब यह भी सोचने वाली बात है और गंभीर विषय है कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं कर रहे। महावीर सिंह हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिले, जिन्होंने उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि 8 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब कोर्ट से महावीर सिंह के पक्ष में 3 बार आदेश आने के बावजूद ना तो वक्फ बोर्ड उन्हें बख्श रहा है और ना ही सरकार उनकी कोई मदद कर रही है। अब सवाल ये, अब देखिए सवाल यूं है, ये खड़ा होता है कि आखिर तेलंगाना सरकार वक्फ की गुलामी कर रही है या फिर वक्फ का जोर इतना बड़ा है कि तेलंगाना सरकार महावीर सिंह की मदद नहीं कर रही है। अब जब चारों तरफ से मायूसी हाथ लगी तो महावीर सिंह ने हाथ जोड़कर वरिष्ठ पत्रकार और प्रधान संपादक हमारे जो हैं डॉक्टर सुरेश चौहान के जी से अपील की है कि वे उनकी मदद करें और इस मामले को उजागर करें ताकि उन्हें न्याय मिल सके और वक्फ बोर्ड द्वारा किए जा रहे अन्याय का पर्दाफाश हो सके। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हमेशा से वक्फ बोर्ड और लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं और महावीर सिंह की सहायता के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। और हम सिर्फ महावीर सिंह के साथ नहीं बल्कि हर एक उस हिंदू के साथ खड़े हैं जो वक्फ बोर्ड या जिहादियों का सताया हुआ है। ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की वो काली सच्चाई है जिस पर विपक्ष ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पर्दा डाला हुआ है। लेकिन पर्दा कितना भी आप डालो, सच तो सामने आके रहेगा। पर्दा फट जाएगा, सत्य बाहर आ जाएगा और ये मामला भी इस तरीके से सामने आया। सोचिए कितने और ऐसे मामले होंगे। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा वो आपको बता दें। वक्फ बोर्ड के अत्याचार से महावीर को मिला न्याय, हाँ या ना में जवाब देना था। 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना।
जनमत में अब बात करेंगे लालू यादव की बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर कटाक्ष करते हुए बोले, ऐसे ही भाजपा सरकार बना लेगी। हम लोग के यहाँ रहते हुए ये सवाल है। जनता अब बीजेपी वालों को अच्छे से जान चुकी है। लालू यादव का ये बयान ना सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि उनके बदले हुए राजनीतिक हाशिए को भी दर्शाता है। जिस जनता की दुहाई देकर वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो जनता बार बार जंगल राज और भ्रष्टाचार के दौर को नकार चुकी है। बिहार की राजनीति अब विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ चुकी है और इसमें बीजेपी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने लालू यादव के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लालू जी को अब हकीकत समझनी चाहिए। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में पूरी तरह सक्षम है। ये बयान इस सच्चाई को उजागर करता है कि आरजेडी अब पुरानी शैली की राजनीति के सहारे जनता को गुमराह नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव भविष्यवक्ता नहीं है, उन्हें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उनके घर में क्या हो रहा है वो भी सबको पता है। ये टिप्पणी सीधे तौर पर लालू यादव की पारिवारिक और राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष है। आपको बता दें कि बीजेपी और एनडीए ने बिहार के विकास और स्थिरता का जो वादा किया है, जनता उस पर भरोसा जता रही है। केंद्रीय नेतृत्व और पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ सीधे बिहार की जनता तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और जदयू गठबंधन 225 से अधिक सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। लेकिन बिहार में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव से ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जनता अब जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति को अपनाने जा रही है। लालू यादव का तंज और आरजेडी की पुरानी सोच अब काम नहीं आएगी। जनता अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहती है। तो बिहार की जनता क्या फैसला लेगी? क्या वो लालू यादव के बयान को सुनेगी या फिर वो अभी मौजूदा स्थिति को भांपेगी? इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा। बिहार की लोकप्रियता से घबरा गए हैं लालू, हाँ या ना में जवाब देना है। 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये खबर भी जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महाकुंभ को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा था अफजाल अंसारी ने। 12 फरवरी को एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अफजाल अंसारी ने महाकुंभ और संगम स्नान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, श्रद्धा के इस पर्व पर मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। अगर पाप धुल जाएगा तो मतलब आगे बैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा। जो आलम दिख रहा है उससे लग रहा है कि नरक में तो कोई बचेगा ही नहीं, नरक में कोई बचेगा नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। तो ये बयान था इसका। देखिए, इस बयान के बाद सनातन धर्म के अनुयायियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिकायतकर्ता देव प्रकाश सिंह ने इसे हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करार देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने हिंदू धर्म पर हमला बोला हो। इससे पहले भी सपा नेताओं द्वारा रामचरितमानस, मंदिर, संतों और हिंदू परंपराओं पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इससे पहले आजम खान ने भगवान राम और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही इस पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर तंज कसते हुए कहा, इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट भी बताया था। और अब अफजाल अंसारी का यह बयान सामने आने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को अपमानित करने में लगी हुई है। अफजाल अंसारी के इस बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को बेनकाब करते हुए कहा कि यह पार्टी बार बार हिंदू विरोधी बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब इस पर बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि अफजाल अंसारी को सांसद पद से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी राजनीति जनता के सामने आ रही है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिंदू समाज इस बार वोट के जरिए इसका करारा जवाब देगा। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को जनता सबक सिखाएगी, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये पाप पुण्य की बात करने वाले व्यक्ति को, जिसको ज्ञान नहीं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, और या अगर देने हैं तो राजनीति में नहीं आना चाहिए। चलिए, इस खबर पर भी हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रश्न पूछा। हमने प्रश्न पूछा, हिंदू समाज सपा को देगा करारा जवाब? 98% लोगों ने कहा हां। तो ये खबर थी जहां पर हिंदू समाज को लेकर सपा के खिलाफ नाराजगी वाली अपडेट हमने आपको बताई। चलिए, अब अगली खबर का रुख करते हैं। फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड में दर्ज कई जमीनों संपत्तियों में क्या सरकारी नहीं है, क्या वो सरकारी नहीं है, इस पर एक और साजिश का पता चला है। ज्ञात हुआ है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर धार्मिक स्थल बनाए जाने और फिर उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज कराए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लैंड जिहाद, मजार जिहाद के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, उसके पीछे यही मकसद था कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज किए जाने से बचाया जाए। ये वक्फ की धांधली है। उत्तराखंड राज्य जब बना तब यूपी से उसके पास 2003 में 2078 वक्फ बोर्ड संपत्तियां यहां दर्ज हुई, लेकिन आज इनकी संख्या 5183 कैसे हो गई? ये बड़ा सवाल है कि यह संख्या वृद्धि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दान में देने से हुई अथवा इसके पीछे कुछ और कारण है, कब्जा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की संख्या वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, जिन्हें बाद में वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा लिया गया। उदाहरण के लिए, नैनीताल में बनी विशाल मस्जिद पहले से इतनी बड़ी कैसे बन गई? जब आरटीआई से जानकारी मिली तो भूमि कितनी है इसके बारे में प्रशासन में किसी को पता नहीं। वक्फ बोर्ड के पास भी क्षेत्रफल की जानकारी नहीं, या फिर वो देना नहीं चाहता। सहसपुर में नदी श्रेणी की भूमिका पर कब्जा कर मदरसे का विस्तार हुआ और इस मामले ने सुर्खियां भी बटोरी। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में भी कई अवैध मजार ऐसी हैं जो कि सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं। तो ये है कब्जा, ये है लैंड जिहाद का तरीका। फिर अंत में कहते हैं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। चलिए, आज्ञा दीजिए, आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।